स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जब इंडिया के हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या बिजनेसमैन दूसरे देश में सेटल होने के बारे में सोचते हैं तो वो कुछ फिक्स्ड ऑप्शंस में से ही चुनते हैं। सबसे पहले दुबई का ख्याल आता है। दुबई की जीरो इनकम टैक्स पॉलिसी, गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स, लग्जूरियस लाइफस्टाइल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन सबसे ज्यादा इंडियंस को अट्रैक्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के 2023 के डेटा के अनुसार वहां 3.5 मिलियन इंडियंस रहते हैं, जो इसे और भी ज्यादा फैमिलियर और कंफर्टेबल ऑप्शन बनाते हैं। फिर इस लिस्ट में वर्ल्ड के फाइनेंशियल सेंटर लंदन का नाम आता है। इसके बाद सिंगापुर अपनी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल के कारण लोगों का फेवरेट ऑप्शन बन जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी हमारे देश के माइग्रेटिंग मिलियनियर्स की पसंदीदा चॉइसेस में आती हैं। लेकिन आजकल इन सब के बीच एक नया नाम उभर रहा है और वो नाम है माल्टा। जी हां, शायद आप में से कई लोगों ने ये नाम पहली बार ही सुना होगा, लेकिन मेडिटेरेनियन सी में छुपा ये छोटा सा आइलैंड माल्टा अब रिच इंडियंस का नया हॉटस्पॉट बन रहा है। तो आखिर बॉलीवुड से लेकर अरबपतियों तक हर कोई इस छोटे से यूरोपियन कंट्री में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? क्या माल्टा भारत के अमीरों के लिए नेक्स्ट दुबई बनने जा रहा है? इसके पीछे इसकी खूबसूरती का हाथ है या कोई बड़ा कारण और छिपा है? और सबसे जरूरी बात कि इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं रोचक सवालों के जवाब पेश करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। तो दोस्तों, जो लोग ये नाम पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए बता दें कि माल्टा एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो इटली, यूरोप और लीबिया, नॉर्थ अफ्रीका के बीच एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है। ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ माल्टा के नाम से जाना जाने वाला ये देश कुल 316 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में ही बसा है और इसकी पॉपुलेशन लगभग 5 लाख है, जिसकी वजह से ये यूरोप के सबसे छोटे देश में से एक हो जाता है। माल्टा में कुल 5 आइलैंड्स हैं। माल्टा खुद इस ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड है। फिर इसमें गोजो और कॉमिनो आइलैंड आते हैं, लेकिन इसके बाकी 2 आइलैंड यानी कॉमिनोटो और फिल्फला पर लोग नहीं रहते। इसको सदियों से फनीशियंस, रोमन्स, ग्रीक्स, अरब्स, नॉर्मन्स, सिलिशियंस, स्वाबियंस, एरगनीज, हॉस्पिटैलर्स, फ्रेंच और ब्रिटिश जैसी कई सभ्यताओं ने प्रभावित किया है। माल्टीज लैंग्वेज में यह प्रभाव साफ साफ झलकता है। माल्टा की लैंग्वेज सेमेटिक ऑरिजिन की है जो अरेबिक से आई है, लेकिन इस पर सिलिशियन, इटालियन और इंग्लिश का असर साफ नजर आता है। जैसे उसका स्कोला यानी स्कूल इटालियन से आया है, जबकि कैटिएव यानी बुक अरेबिक शब्द किताब से निकला है। जैसा कि बुक ऑफ अपोस्टल्स में जिक्र किया गया है, जब सेंट पॉल 60 CE में इस आइलैंड के किनारे पर एक जहाज डूबा था तो वहां के लोगों ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया था। दूसरे विश्व युद्ध में अलाइड पावर्स ने भी माल्टा को अपना बेस बनाया था। खैर, 1974 में ये एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना और 2004 में यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना। साथ ही 2007 से ये शेंगेन एरिया का भी हिस्सा है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो टूरिज्म इसकी इकोनॉमी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। इससे हेरिटेज साइट्स, बीचेस और फिल्म इंडस्ट्री फ्यूल करती है, जहां गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे प्रोजेक्ट्स भी शूट हुए हैं। ग्लैडिएटर और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स माल्टा में शूट किए गए हैं। खैर, अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा भी क्या खास है जिसकी वजह से वेल्दी इंडियंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। माल्टा की सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो माल्टीज एक्सेप्शनल इन्वेस्टर नेचुरलाइजेशन यानी MEIN के नाम से जानी जाती है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को माल्टा का सिटीजन बनने का मौका देता है। 2020 में अपडेट होने के बाद से ये स्कीम माल्टीज सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन फॉर एक्सेप्शनल सर्विसेज बाय डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंडर
चलता है। इसका मकसद माल्टा के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को ईयू की सिटीजनशिप देना होता है। इस स्कीम में सिटीजनशिप लेने के लिए आपको पहले माल्टा में रेजिडेंसी लेनी पड़ती है। यहाँ 2 ऑप्शंस होते हैं, 12 मंथ्स या फिर 36 मंथ्स, और ये आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर डिपेंड करता है। पहले रेजिडेंस परमिट मिलती है, फिर माल्टा में थोड़ा वक्त गुजारना होता है और उसके बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इसे पूरा करने के लिए आपको 3 बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। इनमें पहला होता है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है जो नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल फंड में जाता है। अगर आप 36 मंथ्स रेजिडेंसी रूट चाहते हैं तो 6 लाख यूरो देना पड़ता है, और अगर आप 12 मंथ्स वाला फास्ट ट्रैक रूट चुनना चाहते हैं तो 7,50,000 यूरो देना पड़ता है। हर डिपेंडेंट जैसे कि स्पाउस, किड्स या पेरेंट्स के लिए एक्स्ट्रा 50,000 यूरो ऐड होता है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके तहत आपको माल्टा में कम से कम 7 लाख यूरो की प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है और इसको कम से कम 5 इयर्स तक रखना होता है। इसके अलावा रेंट पर भी प्रॉपर्टी ली जा सकती है जिसका मिनिमम एनुअल रेंट 16,000 यूरो होना चाहिए। इसे भी 5 इयर्स तक रखना पड़ता है। यहाँ आपको प्रॉपर्टी का सबलेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इसके बाद तीसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट डोनेशन के रूप में होती है। इसके तहत किसी अप्रूव्ड एनजीओ या कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस या फिलैंथ्रोपी के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को 10,000 यूरो डोनेट करना होता है। ये इन्वेस्टमेंट्स आपको सिटीजनशिप अप्रूवल मिलने के बाद 4 मंथ्स के अंदर अंदर पूरे करने होते हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रोसेस में एक स्ट्रिक्ट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस से भी गुजरना होता है। यहां तक कि माल्टा का यह प्रोग्राम दुनिया में सबसे स्ट्रिक्ट ड्यू डिलिजेंस के लिए जाना जाता है। इसमें एप्लीकेंट का क्रिमिनल रिकॉर्ड, सोर्स ऑफ फंड्स और कैरेक्टर समेत पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। यह भी 4 स्टेजेस में होता है। इसी वजह से यहां हर 4 में से एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब करने के बाद इसका फायदा क्या होता है? क्या यह सब सच में वर्थ इट होता है? तो आपको बता दें कि माल्टा का पासपोर्ट मिलने से आप यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज में कहीं भी कभी भी रह सकते हैं, काम कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। एक तरह से ये यूरोपियन यूनियन की सिटीजनशिप के लिए गोल्डन टिकट बन जाता है। प्लस ये प्रोग्राम दुनिया का एकमात्र ईयू अप्रूव्ड सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तो और इससे आपको यूएस, यूके, कनाडा जैसे 188 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एंट्री मिलती है। साथ ही साथ माल्टा ड्यूअल सिटीजनशिप भी अलाउ करता है, यानी आप नई सिटीजनशिप के साथ साथ पुरानी सिटीजनशिप भी रख पाते हैं। और तो और यदि आपको माल्टा की सिटीजनशिप मिल जाती है तो आपके किड्स के लिए भी इसका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उनको भी ऑटोमेटिकली माल्टीज सिटीजनशिप मिल जाती है। इसके बाद माल्टा का टैक्स सिस्टम भी काफी अट्रैक्टिव है, खास तौर पर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और एक्सपैट्रिएट्स यानी प्रवासियों के लिए ये और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। अगर आप माल्टा में नॉन डोमिसाइल्ड रेजिडेंट हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं या मल्टीपल कंट्रीज में इनकम सोर्सेज रखते हैं। और यदि आप माल्टा के रेजिडेंट बन जाते हैं तब भी आपके पास एक फेवरेबल ऑप्शन होता है। आप या तो अपनी फॉरेन इनकम पर 15% फ्लैट टैक्स या फिर मिनिमम 7,500 यूरो एनुअल टैक्स दे सकते हैं। माल्टा में और भी कई टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे वहां कोई इनहेरिटेंस टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। कॉर्पोरेट टैक्स की भी बात करें तो इसका ऑफिशियल रेट 35% है, लेकिन बहुत से रिफंड मैकेनिज्म की वजह से कंपनीज के लिए इफेक्टिव रेट लगभग 5% तक आ जाता है। अब अगर हम माल्टा को इंडिया से कंपेयर करें तो डिफरेंस साफ साफ नजर आता है। माल्टा का सिस्टम इंडिया के प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर से बहुत अलग है। इंडिया में हाई इनकम टैक्स के साथ साथ 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। ऊपर से जीएसटी का पूरा सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है। इन सब चीजों को देखते हुए माल्टा फाइनेंशियली ज्यादा अपीलिंग लगता है। हालांकि दुबई भी अपने जीरो टैक्स एनवायरनमेंट के लिए वर्ल्ड फेमस है, लेकिन माल्टा और भी बहुत से एडवांटेजेस ऑफर करता है। माल्टा में रियल एस्टेट का एनुअल ROI 5 to 7% तक हो सकता है, जो कि काफी अट्रैक्टिव होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माल्टा यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, जिससे इन्वेस्टर्स को 17.1 ट्रिलियन यूरोज की GDP वाली मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। यदि आप गौर करें तो इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी का टैक्स आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट माल्टा जैसे देश पर एकदम फिट बैठता है, जिसके तहत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और बड़े बिजनेसमैन अपनी वेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऐसे टैक्स फ्रेंडली डेस्टिनेशंस ढूंढते हैं। इसीलिए माल्टा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और इंडियन बिजनेस मैग्नेट्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन जाता है।
जहां वो अपनी वेल्थ प्रिजर्व करने के साथ साथ ग्रो भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि टैक्स ऑप्टिमाइजेशन एक लीगल स्ट्रेटजी है, लेकिन टैक्स इवेजन पूरी तरह से इलीगल है और वो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होता। खैर, इसके बाद अगर सोशियो पॉलिटिकल अपील के नजरिए से देखें तो माल्टा एक सेफ और स्टेबल कंट्री है जो ईयू मेंबर होने के साथ साथ शेंगन जोन का भी हिस्सा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में ये देश 22nd रैंक पर आया है। ऊपर से ईयू की सिटीजनशिप एक बड़ा स्टेटस सिंबल है जिससे लोगों को 27 कंट्रीज में रहने, काम करने और पढ़ाई करने का फुल एक्सेस मिलता है, जो लोगों के लिए दुबई की रेजिडेंसी से कहीं ज्यादा एक्सक्लूसिव और वैल्यूएबल हो जाता है। हाई प्रोफाइल फैमिलीज के लिए यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज भी काफी बड़ा अट्रैक्शन बन जाती हैं। सोशियोलॉजिस्ट सास्किया सेसन के स्ट्रेटजिक सिटीजनशिप वाले आइडिया के हिसाब से एलीट लोग स्टेबिलिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस चाहते हैं और माल्टा दोनों चीजें एक साथ देता है। फिर कल्चरल लेंस से देखेंगे तो माल्टा एक रिफ्रेशिंग चेंज लेकर आता है। माल्टा अपने गोल्डन लैंडस्केप्स, क्रिस्टल क्लियर वाटर और हिस्टोरिकल कैपिटल वलेटा के लिए फेमस है। 1566 में एस्टैब्लिश हुआ वलेटा कल्चरल रूप से एक रिच सिटी है जो 1980 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। साल में 300 डेज से ज्यादा दिन धूप के साथ माल्टा का प्लीजेंट क्लाइमेट इसको यूरोप की वन ऑफ द टॉप कोस्टल डेस्टिनेशन बनाता है। और तो और मेडिटेरेनियन सी में मौजूदगी माल्टा को एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाता है। ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर देश के जीडीपी में 2.6 बिलियन यूरोज कंट्रीब्यूट करता है। 2023 में तकरीबन 3 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट ने माल्टा विजिट किया, जिनमें से ज्यादातर टूरिस्ट यूके, इटली, फ्रांस और जर्मनी से थे। तो इंडियन एलिट्स के लिए भी ये एक सोशियो पॉलिटिकल अपग्रेड जैसा होता है। जहां दुबई में ज्यादा मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल देखने को मिलती है, वहीं माल्टा लाइफस्टाइल और लेगेसी के मामले में एक परफेक्ट बैलेंस देता है। लेकिन दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारत से इसके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का इमिग्रेशन चिंता का विषय बनता जा रहा है। पहले तो ये जान लीजिए कि ये ट्रेंड केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 से साफ होता है कि दुनिया भर के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एक बड़ी संख्या में अपने देश से बाहर जा रहे हैं। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के मुताबिक इस साल 1,42,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश के बाहर जाने वाले हैं। ये संख्या पिछले साल के 1,34,000 से भी ज्यादा है। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने की रेस में यूएई अब भी सबसे आगे है। 2024 में यूएई ने 6,700 नए करोड़पतियों को आकर्षित किया। 2025 में भी यूएई में ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। यूएई का जीरो इनकम टैक्स, गोल्डन वीजा और लग्जूरियस लाइफस्टाइल इसको परफेक्ट बना देता है और इस बार यूके और यूरोप से भी बड़ा इन्फ्लो आ रहा है। यूएई के बाद यूएसए, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया लोगों की टॉप डेस्टिनेशंस बनी हैं। लेकिन अब यदि आउटफ्लो की बात करें तो चाइना से सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, जिसका बड़ा कारण उसकी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को माना जा रहा है। 2024 की रिपोर्ट ने बताया था कि 2024 के अंत तक 4,300 मिलियनेयर्स इंडिया छोड़ देंगे, जबकि 2023 में इंडिया से 5,100 लोग देश से बाहर गए थे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि ज्यादातर टॉप बॉलीवुड एक्टर्स इंग्लैंड, सिंगापुर और दुबई में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और वो इंडिया सिर्फ काम के लिए ही आते हैं। इस लिस्ट में कुछ समय पहले क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा का नाम भी जोड़ा गया था, जो रिटायरमेंट के बाद लंदन में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं। जब से टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाया है, रिच इंडियंस अपने एम्पायर्स को ट्रम्प टावर न्यूयॉर्क से लेकर सिंगापुर के टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल पार्क तक दुनिया के किसी भी कोने से चला पाते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े शहरों में ये लोग अपने सेकेंड होम्स को पीरियोडिक रिव्यू मीटिंग्स के लिए यूज करते हैं। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, न ही हम ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, किंतु यहाँ चिंता की बात यह है कि इंडिया की जीडीपी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने वाली है और ये जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है। लेकिन इस ग्रोथ से फायदा उठाने वाले लोग दुनिया के बाकी ग्लोबल हब्स की तरफ जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस बीच इंडियंस द्वारा अपनी सिटीजनशिप छोड़ने का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यानी ये लोग अपनी रूट्स से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और एक नए सोशल और कल्चरल इकोसिस्टम को चूज कर रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा पार्लियामेंट में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से अब तक 16 लाख से ज्यादा इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप को सरेंडर किया है। इनका नंबर 2023 के 85,256 से बढ़कर 2,25,620 हो गया है। इन्होंने ये भी बताया कि इन इंडियंस ने 135 कंट्रीज में सिटीजनशिप ली है, जो दिखाता है कि ज्यादातर लोग इंडिया छोड़कर
दुनिया के किसी भी हिस्से में सेटल होना चाहते हैं। कई रिच इंडियन फैमिलीज कैरेबियन नेशंस जैसे एंटीगुआ एंड बारबुडा, स्पेन और ग्रीस के गोल्डन वीजा और यूएई के इन्वेस्टमेंट फॉर सिटीजनशिप स्कीम से आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में आजकल कई एडवाइजरी फर्म्स भी खुल गई हैं जो भारत के रिच यंग एंटरप्रेन्योर्स को दूसरे देशों में घर और प्रॉफिटेबल बिजनेस ढूंढने में मदद करती हैं। ये ऐसे इनोवेटिव तरीके ढूंढते हैं जिससे ये इंडियंस हर साल लगभग $250,000 दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर पाएं। हैरानी की बात तो ये है कि ये एजेंसीज इंडियन गवर्नमेंट के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अट्रैक्टिव इकोसिस्टम को नाकामयाब करने में सफल रही हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि इस सब के पीछे भारत से जुड़ी कई दिक्कतें भी जिम्मेदार हैं। हालांकि पिछले 10 साल में भारत में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवेज बने हैं, 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट्स बने हैं, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स की तादाद में भी शानदार इजाफा हुआ है। लेकिन इनमें से कुछ भी अमीर लोगों की बाहर जाने की इच्छा को कम नहीं कर पाया है। गौर किया जाए तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एक कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर प्रेजेंट करती है। 6.5% की एनुअल ग्रोथ के बावजूद अमीर लोग यहां प्रीमियम क्वालिटी ऑफ लाइफ को मिस करते हैं। अब से कुछ समय पहले जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के लंदन जाने की बात सामने आई थी, तब एक स्टार्टअप फाउंडर ने एक वायरल पोस्ट में कहा था कि हाई सैलरीड लोगों को यह देश छोड़ देना चाहिए। अब यूं तो देश छोड़ना और दूसरे देश में जाकर बसना सबका पर्सनल फैसला होता है, लेकिन ये फाउंडर और इनके जैसे कई लोग कहते हैं कि ये आजकल सबसे प्रैक्टिकल फैसला है क्योंकि देश का सिस्टम उन्हें सेटिस्फाई नहीं करता। उनका कहना है कि यहाँ हाई इनकम अर्नर्स बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, पर उसके बदले उन्हें अच्छी पब्लिक सर्विसेज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलती। हमारे कई शहरों में दम घोंटने वाली पॉल्यूशन है। यहाँ बहुत ही पुअर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ साइकिल्स, ई रिक्शाज, 3 व्हीलर्स से लेकर ट्रैक्टर्स, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स तक शायद सबसे ज्यादा वैरायटी के व्हीकल्स सड़कों पर दिखते हैं। ऑफिशियल एस्टिमेशन के मुताबिक इंडिया में 21 करोड़ 2 व्हीलर्स और 7 करोड़ 4 व्हीलर्स हैं जो सड़कों को क्लटर करते हैं। सड़कों की ये ओवरक्राउडिंग सोसाइटी के साथ साथ हेल्थ से जुड़ी कई परेशानियां लेकर आता है। इसके अलावा एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन भी देश से बेस्ट ब्रेन्स और वेल्थ दोनों को बाहर ढकेलता है। आजकल देश की लगभग हर सिटी में अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और पब्लिक स्पेसेस जैसे कि पार्क्स और फुटपाथ्स के एनक्रोचमेंट से भी लोगों की परेशानी बढ़ी है। हालांकि ये बातें वास्तव में देश की कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करती हैं, पर यह देखकर हैरानी होती है कि इन लोगों के स्ट्रगल्स आम इंसान के स्ट्रगल से कितने अलग हैं। इसी सिस्टम में सफलता पाने के बाद वो इसके बारे में तरह तरह की शिकायतें करते हैं। अपनी वेल्थ और कनेक्शन से दूसरों के लिए मौका बनाने के बजाय वो इस सिस्टम से सौतेला सा व्यवहार करने लगते हैं। जब वो दूसरे देशों में जाकर लेबर राइट्स की बात करते हैं, तब वो ये भूल जाते हैं कि इंडिया में उनके ऐशो आराम की जिंदगी उन्हीं मजदूरों की मेहनत पर टिकी होती है। हालांकि देश की कमियों को उजागर करना या उनसे शिकायत करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अक्सर हम ये नहीं समझते हैं कि सिस्टम में बदलाव केवल गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी या फिलैंथ्रोपिस्ट्स का काम नहीं है। आज हमारे समाज के अमीर वर्ग देश में बढ़ते अन्यायों को चुनौती देने, सिस्टम को सुधारने और जागरूकता फैलाने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में हैं। सारी जिम्मेदारी सिर्फ सिस्टम और सरकार पर डालकर अपनी जवाबदेही से बचना काफी अनएथिकल लगता है, क्योंकि जो लोग इस सिस्टम से सबसे ज्यादा लाभ उठा चुके हैं, उनके लिए समाज को वापस कुछ देना उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देश के यही सब छोटे बड़े मुद्दे देश के अमीर लोगों को दूसरे देशों की तरफ रुख करने का कारण देते हैं। ऐसे में इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के सामने एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी ये है कि वो देश के टैलेंट और वेल्थ दोनों को एक विकसित और सुरक्षित भारत के लिए बनाए रखने की कोशिश करें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।